ऑलराइट फ्रेंड्स, हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे थे शेड्यूल। इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसमें आप देखिएगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, उसके थ्रू आपका ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस by members of parliament, okay, and state legislature from one party to another. All right. एक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो एमपीज और एमएलएस का डिफेक्शन को रोकने के लिए किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। सो इट अमेंडेड फोर आर्टिकल्स। जब आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट चेंज हुआ था, क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इट अमेंडेड फोर आर्टिकल्स। कौन कौन से? 101, 102, ये एक तरफ, और 190 और 191। तो 101 और 102 किस में चेंज किया? एमपीज के प्रोविजन में, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स के प्रोविजन में, लोकसभा राज्यसभा के प्रोविजंस में। और 190 191 किस में चेंज किया? स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजन। ओके। इट लेड डाउन द प्रोसेस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या है? प्रोसेस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस बता रहा है ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट, उसमें भी एक नई चीज आई। अब वो 91st अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन। क्योंकि आपके ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन पॉलिसी में क्या था? जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ था, उसमें स्प्लिट, ओके, अगर स्प्लिट होता है विद इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पर भी, ओके, वहां पर भी अब आपको डिफेक्शन से आजादी नहीं है। तो डिफेक्शन जो है आपको हर मौके पे ट्राई कर रहा है कि कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हम वो प्रमोट कर सकें। ठीक है, ये बेसिकली जो है एक आया राम गया राम सिंड्रोम था। So in the 1960s, what used to happen that there was no provision related to defection. So उसमें लोग क्या करते थे? What people used to do? The people, they basically used to change political party very very frequently. कोई थोड़ा सा इंसेंटिव ज्यादा दे देता था तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी शिफ्ट कर जाते थे, फिर वो वापस अपनी पार्टी में आ जाते थे, फिर वो किसी तीसरे पार्टी में चले जाते थे, फिर वो बी में आ जाते थे, फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाते थे। ऐसे करते करते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो चुका था। तो उसी को प्रमोट करने के लिए ये हुआ था। तो प्लीज रिमेंबर, when you study anti-defection, you study it combined 52nd और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट साथ में पढ़ोगे, बिकॉज 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये मेजॉरिटी फ्रेमवर्क रखा था, और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये स्प्लिट और मर्जर से रिलेटेड जो एक्सेप्शंस थे उसको देख रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस। सो प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल? सो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन। आप जो है अगर डिफेक्शन करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप वॉलेंटरीली रिजाइन करते हैं अपने पार्टी से, दिट विल टैंटामाउंट टू डिफेक्शन। आप डिफेक्टेड माने जाएंगे। डिफेक्टेड मतलब इन द सेंस, डिफेक्टेड इन द सेंस दिमाग से डिफेक्टेड नहीं, लेकिन एज अ पर्सन हु हैज डिफेक्टेड। ठीक है। डिसओबेज द पार्टीज डायरेक्टिव ऑन वोटिंग विदाउट प्रायर परमिशन। अगर आपने पार्टी का डायरेक्टिव को नहीं माना और विदाउट एनी प्रायर परमिशन आपने अगर वोट कर दिया, तब आपको हम क्या मानेंगे? दैट यू हैव डिसोबेड द पार्टीज डायरेक्टिव। ओके। और पार्टीज जो है, अगर मान लिया कि आपने वोटिंग किया, हाँ, विप करेक्ट, अगर आपने वोटिंग किया पार्टी के अगेंस्ट, तो 15 दिन के अंदर अगर पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, नहीं मतलब ठीक है, ऐसे बोला
कि ठीक है इस एमपी ने या इस एमएलए ने हमारी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया, लेकिन हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, ओके, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम, हम प्रमोट करते हैं डिस्कोर्स, ये वो कुछ भी लिख देगा और बोलेगा कि हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। कंडोन का मतलब क्या होता है? कंडोन का मतलब यही होता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने उसको सपोर्ट कर लिया तब आप बच जाएंगे, अगर नहीं सपोर्ट किया तो आप नहीं बचेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर, उनमें क्या क्या होता है? तो इंडिपेंडेंट एमएलएज और एमपीज जो सेलेक्ट होके आते हैं, सो वहां डिस्क्वालिफिकेशन अकर्स इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। सो डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है, इट अकर्स कब? जब इंडिपेंडेंट मेंबर हु इज इलेक्टेड विदाउट अ पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज एंडोर्समेंट ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी। तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। एक बार आप इंडिपेंडेंट चुन लिए गए और अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, यू विल बी disqualified, okay? Nominated members. So disqualification occurs if a nominated member joins a political party 6 months after taking their seat in the house. तो अगर आप एक नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं तो विद इन 6 मंथ्स, आप अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो विद इन 6 मंथ्स जो है आपको क्या करना है? आपको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी है अगर आप चाहते हैं तो। ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर बन के आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, तो विद इन 6 मंथ्स आप ज्वाइन कर ले, नहीं तो आप पे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगा अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या है डिस्क्वालिफिकेशन में, कब नहीं माना जाता? तो मर्जर, अ मेंबर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ देयर ओरिजिनल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी। अगर मर्जर हो रहा है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज हो रही है, ओके, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स एग्री। तो ये जो मर्जर है ये एक तरफा नहीं हो सकता, कोई बड़ा आदमी नहीं डिसीजन ले सकता। अगर आप मर्ज कर रहे हैं अपनी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में, तो आपकी पार्टी का 2/3 मेंबर, 2/3 एमपीज एंड 2/3 एमएलएज, दे हैव टू अग्री दैट ओके आई कंसेंट टू सच, ओके, मर्जर्स, ऑलराइट। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक्सेप्शन है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, देखिए यूके में क्या होता है, दैट it is mandatory for the speaker to resign from the membership of the political party to stay neutral। इंडिया में ये चीज नहीं है, लेकिन इंडिया में ये एज अ वॉलेंटरी प्रोविजन है दैट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखने के लिए रेजिग्नेशन दे सकते हैं। एंड वंस ही रिजाइन ही विल नॉट अट्रैक्ट, ओके, वंस ही रिजाइंस फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी ही शैल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 91st अमेंडमेंट एक्ट की अब हम बात करते हैं 2003 की। इट रिमूव्ड द एग्जेम्पशन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन इन केसेस ऑफ पार्टी स्प्लिट्स, emphasizing that defection under the guise of splits no longer provide immunity from disqualification। okay? मतलब अब जो है अगर आप स्प्लिट करते हैं, ऑलराइट, पहले क्या होता था, अगर आप स्प्लिट कर देते थे तो सर्टेन नंबर्स होते थे आप पे, तो यू डिड नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्या है, अगर आप स्प्लिट करते हैं तो फिर वहां पर क्या होता है कि डिफेक्शन अंडर द गाइज ऑफ स्प्लिट जो है उससे आपको नो लॉन्गर इम्यूनिटी है। 91st अमेंडमेंट एक्ट से और स्ट्रिंजेंट हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में वाई इन महाराष्ट्र द शिंदे फैक्शन हैज नॉट बीन डिस्क्वालिफाइड। तो बात क्या चल रही है कि शिंदे फैक्शन को ओरिजिनल फैक्शन डिक्लेयर करना, ये कह के कि दिस इज नॉट अ स्प्लिंटर ग्रुप, दिस इज द ओरिजिनल ग्रुप। तो ये जो है एक तरीके से थोड़ा सा गेम खेला जा रहा है, इन द सेंस कि जो स्प्लिट पार्टी है उसको डिक्लेयर किया जाएगा दैट इट इज ए ओरिजिनल पार्टी। और उसके चलते टेक्निकल वे में जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा स्प्लिंटर ग्रुप। तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर स्प्लिट करते हैं
if you split under the if you try to defect under the guise of split, you will no longer be provided immunity. कहाँ कहाँ पे immunity मिलती है? मर्जर में, जब आपका पूरा पार्टी मर्ज कर जाता है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये दो ही जगह आपको अलाउड है। कहाँ पर? Only two places it is allowed. Once, if you are a speaker, you can resign from your party membership. You will not be disqualified. दूसरा कहाँ है? जब आपका पूरा का पूरा पार्टी मर्ज कर रहा है, ठीक है। Who is the deciding authority on disqualification? Let us talk about it. So, presiding officer of the house, उसके पास authority है to decide on questions of disqualification due to defection. Okay. There is no specified time limit for making such decision. ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है जिसपे आपको ये डिसीजन बनाना है। और जुडिशियल रिव्यू, सो इट इनिशियली द एक्ट स्टिपुलेटेड दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डिसीजन वाज फाइनल और इट वाज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन कीहोतो होलोहान जजमेंट में, फिर से मैं कह रहा हूं, कीहोतो होलोहान जजमेंट में ये कहा गया है कि ये प्रोविजन ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है? इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक ट्राइब्यूनल की तरह काम करते हैं। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये क्या करते हैं? ट्राइब्यूनल की तरह काम करते हैं व्हेन डिसाइडिंग ऑन डिफेक्शन मैटर्स। जब वो डिफेक्शन मैटर्स पे बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? ट्राइब्यूनल की तरह काम करते हैं। और सभी को पता है कि ट्राइब्यूनल जो है, इट इज सबसर्विएंट, ओके, टू द हाई कोर्ट ऑफ द एरिया इट इज फंक्शनिंग। हमने बात की थी ना एल चंद्र कुमार केस, याद है सभी को एल चंद्र कुमार केस के बारे में? तो अगर आप ट्राइब्यूनल की तरफ फंक्शन करते हैं, सो यू विल रिमेन अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हायर कोर्ट। ओके, ऑल राइट। प्लीज रिमेंबर, नो टाइम लिमिट इन डिसाइडिंग सच मैटर्स। कोई टाइम लिमिट नहीं है इस मैटर में डिसाइड करने में फॉर द स्पीकर। ओके, और किस मुद्दे पे जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड्स क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड क्या हो सकता है? पोटेंशियल पॉलिटिकल बायस, ओके, जिसके थ्रू हो सकता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ड्यू टू पॉलिटिकल बायस हो सके, मैलाफाइड इंटेंशन एंड पॉलिटिकल बायस। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ईच हाउस इज empowered टू मेक रूल्स। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हर हाउस का, उसके पास रूल मेकिंग अथॉरिटी है विद रिस्पेक्ट टू 10th शेड्यूल। ओके, एंड द रूल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस फॉर 30 days। जो भी नया रूल्स बना रहा है 10th शेड्यूल का, उसको हाउस के सामने रखना पड़ेगा 30 days के लिए। कोई भी है, अगर आप ये स्टेट लेजिस्लेचर है तो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, राज्यसभा है राज्यसभा के सामने रखेंगे, लोकसभा है लोकसभा के सामने नए रूल्स को 30 days के लिए रखेंगे, जहां पर दे कैन बी अप्रूव्ड, मॉडिफाइड और डिसअप्रूव्ड। where they can be approved, modified, or disapproved. Okay, and the presiding officer can also direct that any willful contravention of such rules by a member may be treated as a breach of privilege. तो अगर जो रूल्स बनाया है नया रिलेटेड टू 10th शेड्यूल, अगर उसको ब्रीच कर रहा है, तो जो वहां का स्पीकर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही कैन रूल और शी कैन रूल that if you breach this law or breach this rule that I have made with respect to 10th schedule, it can be treated as a breach of privilege of the house as well. Okay, complaint based process. The complaint based process में presiding officer can only initiate a defection case upon receiving a complaint. Please remember, suo motu जो है, सुओ मोटू का मतलब क्या होता है? अपने से। ओके, ऑन देयर ओन,
दिस इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब जब तक कोई कंप्लेन ना कर दे, कोई स्निच ना कर दे अगेंस्ट अ मेंबर, तब तक आप जो है डिफेक्शन का प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते। अनलेस एंड अनटिल यू हैव नॉट रिसीव्ड अ कंप्लेन, यू कैन नॉट स्टार्ट the process of defection, okay, anti-defection. Before making a final decision, the member against whom the complaint is made must be given a chance to explain, and the presiding officer may refer the matter to the Committee of Privileges for inquiry. तो ये जो presiding officer है, he may refer the matter to the Committee of Privileges for inquiry, ठीक है। अब बात करते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 हुआ क्यों। बिकॉज इट बेसिकली स्ट्रेंथन द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो होता क्या था कि स्प्लिट्स, ओके, स्प्लिट्स जो था उसको यूज किया जाता था पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, एंड इन टर्न डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट्स। तो जो लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उसको क्या किया जाता था, उसको तोड़ दिया जाता था, ठीक है। और 91st अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या हुआ था, तो ये 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। That the total number of ministers, including the prime minister, cannot exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. Okay, तो total number of ministers जो है, including the prime minister, उनका नंबर 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। तो मान लो कि अगर आपका लोकसभा है उसका 15% कितना है, तो 81 मिनिस्टर्स, मैक्स टू मैक्स 81 मिनिस्टर्स कैन बी देयर, okay, which is approximately 15% of the number, okay, 545 में से 81 people can be made ministers including the prime minister, और जो है इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये नंबर फिर भी बहुत ज्यादा है, दिस नंबर इज फिर भी बहुत ज्यादा, बिकॉज आप देखिएगा 81 मिनिस्टर्स बहुत ज्यादा होता है ना, 81 मिनिस्टर्स जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्टर्स फॉर मिनिस्टीरियल पोजीशन। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि डिफेक्शन से डिस्क्वालिफाइड हुए हैं, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, ओके। जो भी स्ट्रेंथ है लोकसभा का अराउंड 81 मिनिस्टर्स, उसके हिसाब से आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट जो उसमें ये है, ठीक है। सो सपोज देर आर 545 मेंबर्स, तो उसमें 81 मेंबर्स, ओके, okay, 81 members can be made ministers, ठीक है। all right, all right. Total size of house है, yes, total number of member, it's total strength, not effective strength, it is the total strength, please remember this। we are talking about total number of members, ठीक। the total number of members means total strength। स्टेट गवर्नमेंट में भी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं हो सकता, विथ अ मिनिमम ऑफ 12 मिनिस्टर्स। 12 मिनिस्टर्स मिनिमम होना चाहिए आपका, लेकिन 15% जो है वो मैक्सिमम हो सकता है टोटल स्ट्रेंथ। क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में अगर आप देखिए तो जिसका 40 सीट हो गया, 60 सीट हो गया, इस तरीके के सीट्स हो गए, जैसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनकी सीट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर 15% आप बोलिएगा तो 6 मिनिस्टर हो पाएगा, 7 मिनिस्टर हो पाएगा, दिस इज नॉट इनफ। when we are talking about 6 to 7 ministers for the small states because of the 15% rule, 15% रूल के हिसाब से छोटे स्टेट्स का तो 6 या 7 ही मिनिस्टर हो पाएगा, है ना। मान लिया किसी का 40 है, किसी का 60 है, तो कितना हो पाएगा। और इट इज नॉट इनफ फॉर गवर्नेंस। तो इसीलिए मिनिमम मिनिस्टरशिप 12 किया गया है कि कितना भी आपका नंबर हो, आपको 12 मिनिस्टर्स मिनिमम रखना है, ओके। और उससे ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा जो है अगर आप जाइएगा तो 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वो आपका, ठीक है, होना चाहिए। State legislature assembly, so similar to central provision, members of state legislature disqualified for defection cannot be appointed as ministers। और आप जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे तो यू कैन नॉट होल्ड एनी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट। किसी कमीशन का चेयरमैन हो गया,
या किसी पार्टी का कोई ऐसा कुछ किसी भी तरीके का पॉलिटिकल पोस्ट हो, यू कैन नॉट होल्ड। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि मैं कोई रेम्यूनरेटिव पोस्ट ले लूं और वहां जाके मैं अच्छे से काम करूं और यहाँ पर जो है मैं हेल्प कर दूंगा जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, और उसके बाद मुझे जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन क्या करेगा, मुझे कहीं का चेयरमैन बना देगा। तो ये नहीं हो पाएगा। दिस इज नाउ यू आर बार्ड फ्रॉम दैट। और स्प्लिट प्रोविजन जो था, इन केस ऑफ पार्टी स्प्लिट्स, अभी भी आप डिफेक्ट अगर करते हैं पार्टी स्प्लिट होके, तो यू आर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये आपका 10 शेड्यूल ओवर।